लड़की ने अपना हाथ बर्फीले पानी में डाला और अगले ही पल मछलियों के झुंड तीर्थ यात्रियों की तरह उसकी ओर उमड़ पड़े। आसपास की नावों पर सवार मछुआरे अब हैरान नहीं थे। उनके जाल पहले से ही प्यास से लबालब भरे हुए थे। 10 साल पहले जब से मेयर माइक ने एला को गोद लिया है, इस कभी बंजर रहे द्वीप में एक चमत्कार हुआ है। एला जब भी नाव लेकर समुद्र में जाती, जाल हमेशा झींगों से भरे होते। द्वीप पर सैकड़ों लोगों की आजीविका पूरी तरह से इस लड़की की विशेष क्षमताओं पर निर्भर थी। 10 साल पहले उस तूफानी रात में माइक ने किले में एक टूटी हुई मछली पकड़ने वाली नाव पर एला को पाया। जैसे ही वह कांपती हुई बच्ची को गोद में लिए, उसके पेट पर खोज और बचाव अभियान के दौरान लगा घाव तेजी से भर गया था। यह खबर पूरे द्वीप में बिजली की तरह फैल गई और निवासी एला को किले में ले गए। एला इसे देवताओं का उपहार मानती थी। चाहे वह टूटा हुआ पैर हो, संक्रमित घाव हो या कोई पुरानी बीमारी हो, एला के शरीर पर एक कोमल स्पर्श तुरंत दर्द को दूर कर देता था। यहां तक कि माइक की सास, जो अल्जाइमर से पीड़ित थी, एला को छूने के बाद अपनी याददाश्त वापस पा गईं और द्वीप के बच्चों को पढ़ाने के लिए वापस लौट आईं। इस चमत्कार को अपने लिए मानने के लिए द्वीपवासियों ने स्वेच्छा से बाहरी दुनिया से सारे संपर्क तोड़ दिए। जब भी कोई अनजान जहाज पास आता, प्रहरी दुर्ग के कुएं से दस्तक होती और हर घर की बत्तियां बुझ जाती। पूरा द्वीप तुरंत अंधेरे में डूब जाता, मानो वह कभी था ही नहीं। इस एकांत वातावरण में एला 10 साल की बच्ची जैसी दिखने लगी और माइक और उसकी पत्नी अन्ना 1 दशक पहले की अपनी युवावस्था में जमे रहे, मानो समय ने उन्हें खो दिया हो। एला अपनी शक्ति खो चुकी थी। उसने सोचा था कि यह सिलसिला उस दिन तक जारी रहेगा जब वह और उसकी सहेलियां एक मधुमक्खी के छत्ते पर अचानक पहुंच गईं। जैसे ही वह सावधानी से पास पहुंची, पहले आक्रामक मधुमक्खियां आज्ञाकारी पालतू जानवरों की तरह चुपचाप उसकी हथेली पर बैठ गईं। लेकिन जब वह अपनी सहेलियों को यह चमत्कार दिखाने के लिए मुड़ी, तो उसने देखा कि वे मधुमक्खियों के झुंड से घिरी हुई हैं। उसके भीतर चिंता का एक सैलाब उमड़ पड़ा। अगले ही पल मधुमक्खियों का एक झुंड अचानक जमीन पर गिर पड़ा। उसके साथी उसे डर से घूर रहे थे। एला स्तब्ध रह गई। पहली बार उसे एहसास हुआ कि उसकी क्षमताएं बस इतनी ही नहीं थीं। द्वीप के बच्चों को हमेशा जोखिम भरे खेल खेलना पसंद था। कुछ लड़कों को एक जहरीला लाल बेर मिला और उन्होंने कसम खाई कि जो भी इसे खाने की हिम्मत करेगा वही मालिक होगा। श्रेष्ठता की लालसा से प्रेरित कैरी ने बिना किसी हिचकिचाहट के बेर को अपने मुंह में ठूंस लिया। जहर का असर तुरंत हुआ, लेकिन वे घबराए नहीं। इसके बजाय वे इत्मीनान से एला के घर की ओर दौड़े। उन्हें इसकी आदत हो गई थी। जब तक एला आसपास थी, कोई भी समस्या ऐसी नहीं थी जिसका वे समाधान न कर सके। हालांकि दुर्भाग्य से एला उस दिन माइक के साथ मछली पकड़ने गई थी, जिससे घर खाली रह गया। लड़कों के पास कैरी को उस वीरान क्लिनिक में ले जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। डॉक्टर ने उसे बेतहाशा उल्टी करवाई, लेकिन बेरी उसके पेट से बाहर निकलने के बाद भी कैरी की सांसें कमजोर होती गईं। जब एला और माइक लौटे तो कैरी को एक सफेद चादर ओढ़ा दी गई थी, लेकिन द्वीपवासी वे अभी भी आसपास जमा थे। उनकी आंखें उत्सुकता से भरी थीं। वे एला के हमेशा की तरह आगे बढ़कर कोई चमत्कार करने का इंतजार कर रहे थे। हालांकि नतीजा उनकी कल्पना से अलग था। इस बार एला को उस जानी पहचानी शक्ति, उस गर्माहट का एहसास नहीं हुआ जो दर्द को दूर कर सकती थी, जो मानो बिना किसी निशान के गायब हो गई थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि उसकी क्षमताएं अचानक क्यों गायब हो गईं। एक दयालु माइक ने अपनी बेटी के दरवाजे पर दस्तक दी, उसके बिस्तर के पास बैठा और फुसफुसाते हुए उसे समझाया कि क्षमता कोई बाध्यता नहीं है और उसे अपने नियंत्रण से बाहर की चीजों के लिए खुद को दोष नहीं देना चाहिए। लेकिन तभी रसोई से एना की चीख सुनाई दी। सब्जी काटते समय उसकी उंगली गलती से कट गई थी। घाव, जो आमतौर पर कुछ ही मिनटों में भर जाता था, अभी भी खून बह रहा था। माइक का दिल बैठ गया। उसने जिनसेंग चाकू लिया और अपनी हथेली पर एक गहरा घाव कर लिया। खून तुरंत बह निकला, लेकिन घाव भरने का कोई निशान नहीं था। उन्हें यकीन था कि एला की उपचार क्षमता सचमुच गायब हो गई थी। माइक ने फिर सभी द्वीपवासियों को इकट्ठा किया और तुरंत खबर सुनाई। उसने एला से मिलने की सभी यात्राओं को स्थगित करने का प्रस्ताव रखा
ताकि बच्ची को समायोजित होने का समय मिल सके। लेकिन जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, विरोध शुरू हो गया। भीड़ से एक दादी धीरे धीरे आगे बढ़ी। द्वीप पर एक अनुभवी शिक्षिका होने के नाते उनकी बातें हमेशा लोगों को आश्वस्त करती थीं। उन्होंने इस बात पर मतदान का प्रस्ताव रखा कि यात्राओं को जारी रखा जाए या नहीं। लगभग सभी ने अपने हाथ खड़े कर दिए। माइक ने जाने पहचाने चेहरे देखे, लेकिन अचानक उन्हें अपरिचित सा महसूस हुआ। कृतज्ञता की उन मुस्कुराहटों की जगह अब लालच और चिंता ने ले ली थी। आने वाले दिनों में वे अब भी हर दिन एला के घर उपहार लेकर आते थे। कुछ ताजी मछलियां होती थीं, तो कुछ हाथ से बुने हुए स्कार्फ। उन्होंने चिंता व्यक्त की, लेकिन उनकी आंखों में अपनी शक्ति वापस पाने की आशा थी। कैरी के माता-पिता माइक के पास गए और उससे विनती की कि वह उन्हें द्वीप छोड़ने की अनुमति दे। एला की उपचारात्मक शक्तियों के बिना वे अब इस दमनकारी द्वीप पर नहीं रहना चाहते थे। माइक ने हिचकिचाते हुए मना कर दिया। उसे डर था कि अगर कोई चला गया तो एला का राज मुख्य भूमि तक लीक हो जाएगा, जिससे अनावश्यक परेशानी होगी। एला के काम न कर पाने की स्थिति में उसकी दादी की मनोभ्रंश की स्थिति और बिगड़ गई। वह अक्सर घर के बाहर बैठी रहती थी, अपने पास आने वाले छात्रों को पहचान नहीं पाती थी, यहाँ तक कि भूल जाती थी कि वह कौन है। एला हर दिन उससे मिलने जाती, उसका हाथ थामे और अतीत की उसकी बिखरी हुई कहानियां सुनती। हालांकि इस गर्मजोशी भरे माहौल में परिवार अपनी सामान्य जिंदगी में लौट आया। उन्हें लगा कि ये सुकून भरे दिन ऐसे ही चलते रहेंगे। लेकिन एक रात एला सो गई। अपने बिस्तर के पास बैठी एना ने अचानक देखा कि उसकी उंगली, जो अभी तक ठीक नहीं हुई थी, अचानक ठीक हो गई थी। फिर इसी तरह माइक की हथेली का निशान धीरे धीरे गायब हो गया। आखिरकार उन्हें समझ में आया कि एला की क्षमताएं गायब नहीं हुई थी, बल्कि उन्हें बस नींद के दौरान ठीक होने की जरूरत थी। इस खोज के बाद एना ने एला को तुरंत उसकी दादी के पास इलाज के लिए ले जाने का सुझाव दिया। हालांकि माइक ने उसे रोक दिया। उसे चिंता थी कि अगर उसकी दादी होश में आ गई तो यह खबर पूरे द्वीप में फैल जाएगी और एला फिर से मुश्किल में पड़ जाएगी। एना मान गई, लेकिन अपनी माँ की बेजान आंखों से मिलने के बाद आखिरकार उसका दिल पिघल गया। उस रात वह चुपचाप दादी को एला के शयन कक्ष में ले गया। अगली सुबह दादी सचमुच होश में आ गई थी, यहाँ तक कि हर छात्रा का नाम भी स्पष्ट रूप से पुकार पा रही थी। यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई और द्वीप वासियों की आशा फिर से जाग उठी। लेकिन वे नहीं जानते थे कि एला की क्षमताएं केवल गहरी नींद में ही काम करती हैं। दिन में वह सामान्य रहती थी। हालांकि परिवार की एक सदस्य दादी को जल्द ही यह रहस्य पता चल गया। उन्होंने माइक को ढूंढा, अपनी जेब से नींद की गोलियों की एक शीशी निकाली और मेज पर रख दी। उनकी आंखों में एक दृढ़ अडिग भाव था। माइक ने सफेद गोलियों को देखा। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी सास अपनी बेटी का शोषण करने का ऐसा तरीका खोज निकालेगी। लेकिन माइक के दुख की बात यह थी कि उसकी पत्नी ने भी, उसने अपनी सास का पक्ष लिया, लेकिन ऊंट की कमर तोड़ने वाला आखिरी तिनका जीवन का दबाव था। एला की विशेष क्षमताओं के आदि द्वीप के मछुआरों के मछली पकड़ने के कौशल क्षीण हो गए थे। वे अक्सर खाली हाथ समुद्र में जाते थे। अधिकांश परिवार अभी भी सर्दियों के लिए पर्याप्त भोजन नहीं जुटा पाए थे। गांव का मुखिया माइक आखिरकार ग्रामीणों और अपने परिवार के समझाने पर झिझका। उस रात एना ने नींद की गोलियों का चूर्ण बनाया और उन्हें एला के दूध में मिला दिया। अनजाने में एला ने उन्हें पी लिया और जल्दी ही गहरी नींद में सो गई। माइक चुपचाप देखता रहा। उसका दिल टूट गया, लेकिन फिर भी उसने बेरहमी से अपनी बेटी को स्ट्रेचर पर लादकर समुद्र तट पर ले गया। द्वीप के मछुआरे लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। माइक ने दर्द से अपनी सो रही बेटी को पकड़े हुए धीरे से अपना छोटा हाथ पानी में डाला। एला का माथा थोड़ा सिकुड़ गया, मानो नींद में भी वह शोषण के दर्द को महसूस कर सकती हो। सभी ग्रामीण इधर उधर भागे। एला की मदद से उसने अपने दोस्त को अपना दर्द बताया और एला को द्वीप से दूर ले जाने की इच्छा जताई। डॉक्टर दंग रह गया। उसने भी यही फैसला किया था और कैरी के माता-पिता के साथ मिलकर उसे गुप्त रूप से लागू भी कर दिया था। उन्होंने घर का फर्श और दीवारें तोड़ दी। एक नाव गुप्त रूप से बन चुकी थी। माइक डॉक्टर को जाते हुए देख रहा था। उसके दिल में उम्मीद की एक किरण जग रही थी। हालांकि उसे नहीं पता था कि उसकी पूरी बातचीत उसकी दादी ने साफ सुन ली थी। देर रात डॉक्टर घर लौटा तो उसने अपनी दादी को लिविंग रूम में मेज पर रेड वाइन का गिलास रखे बैठे पाया। बिना कुछ सोचे समझे डॉक्टर ने गिलास उठाया और उसे पूरा पी गया।
लेकिन जल्द ही उसके पेट में तेज दर्द हुआ, मुंह से झाग निकलने लगा और वह जमीन पर गिरकर मर गया। इसके तुरंत बाद एक भयंकर आग ने पूरे घर को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे घर के सारे सबूत, यहाँ तक कि नेक दिल डॉक्टर भी नष्ट हो गए। सौभाग्य से डॉक्टर का बेटा मैट इस त्रासदी से अनजान नहीं था। आसमान में उठती लपटों ने द्वीपवासियों की नींद उड़ा दी। क्रिस के माता पिता मजबूत और स्वस्थ थे। यह जानते हुए कि वे अब और इंतजार नहीं कर सकते, उन्होंने रातों रात नाव को द्वीप से धकेल दिया। जब माइक एला को गोद में लिए समुद्र तट पर पहुंचा तो उसने केवल एक खाली घाट देखा। हालांकि यह आपदा का अंत नहीं बल्कि शुरुआत थी। अगले दिन एक स्पीड बोट द्वीप की ओर तेजी से बढ़ी। यह एक मुख्य भूमिका जहाज था, 10 सालों में द्वीप पर कदम रखने वाला पहला बाहरी जहाज। 2 अजनबी उतरे, एक पुलिसकर्मी और एक सामुदायिक सामाजिक कार्यकर्ता। उन्हें एक गुमनाम सूचना मिली थी और वे द्वीप पर संदिग्ध बाल कल्याण मुद्दों की जांच कर रहे थे। निस्संदेह यह मुद्दा कैरी परिवार से आया था, जो द्वीप से भाग गया था। माइक उनके पास गया और उन्हें एला से मिलने से रोकने की कोशिश की, लेकिन सामाजिक कार्यकर्ता ने मना कर दिया। कोई और विकल्प न होने पर माइक दोनों को घर ले गया। हालांकि द्वीपवासी अनायास ही बाहर इकट्ठा हो गए। उनकी आंखें सावधानी और शत्रुता से भरी थीं। कमरे के अंदर एक सामाजिक कार्यकर्ता ने एला से पूछा कि क्या उसके साथ दुर्व्यवहार हुआ है। एला ने अपना सिर हिलाया, लेकिन जैसे ही सामाजिक कार्यकर्ता जाने को तैयार हुई, अन्ना ने कुछ फुसफुसाया, जिससे सामाजिक कार्यकर्ता तुरंत सतर्क हो गई। उसने आगे की जांच के लिए एला को वापस मुख्य भूमि ले जाने का फैसला किया। हालांकि इस फैसले ने द्वीपवासियों को पूरी तरह से क्रोधित कर दिया। वे यह स्वीकार नहीं कर सकते थे कि ईश्वर का दिया एक उपहार मुफ्त में छीन लिया जाए। दादी ने दरवाजा बंद कर दिया और जोर जोर से विरोध जताया कि एला एक खुशहाल जिंदगी जी रही है। एक द्वीपवासी ने तो अपनी कीमती पिस्तौल निकालकर महिला पुलिसकर्मी पर तान दी। इस अराजक गतिरोध में अन्ना जल्दी से एला को घर ले गई, जबकि माइक ने हस्तक्षेप किया और बीच बचाव करने की कोशिश की। अप्रत्याशित रूप से अगले ही पल एक दुर्घटना हुई और महिला पुलिसकर्मी की मौके पर ही मौत हो गई। बदकिस्मत माइक को भी एक दुर्घटना में गोली लग गई। दादी और बाकी लोगों ने जल्दी से मरते हुए माइक को कमरे में पहुंचाया। माइक ने अपनी आखिरी ताकत लगा दी और उनसे एला को उसे बचाने के लिए बुलाने की विनती की, लेकिन दादी ने फिर एक शर्त रखी। माइक से वादा करने को कहा कि वह द्वीप कभी नहीं छोड़ेगा। माइक आंखों में आंसू लिए बस सिर हिला सका। दादी तुरंत नींद की गोलियों से भरा एक गिलास पानी ले आई और एला को उसे पिलाने की कोशिश की, लेकिन एला को पहले ही एहसास हो गया था कि कुछ गड़बड़ है और उसने पूरी ताकत से उसका विरोध किया। एना और दादी ने बाकी सब कुछ नजरअंदाज कर दिया और एला को जबरदस्ती पानी पिलाने लगी। तभी मैट एक बंदूक लेकर कमरे में दौड़ा। पता चला कि जब पुलिस और सामाजिक कार्यकर्ता द्वीप पर पहुंचे तो मैट चुपके से स्पीडबोट पर चढ़ गया और उसे नाव पर बंदूक मिल गई। वह जानता था कि दोनों अपनी दोस्त एला के लिए द्वीप पर आए थे। वह पूरे रास्ते अपनी शिकार वाली राइफल लेकर चुपचाप भीड़ के पीछे पीछे चलती रही। इस बीच कमरे में एना मैट को अपनी बंदूक नीचे रखने के लिए मनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन एक बड़े हो चुके बच्चे के सामने उसकी दादी ने ज्यादा हिंसक तरीका अपनाया। जब एला, जिसकी विनाशकारी शक्ति बेकाबू हो गई थी, शांत हुई तो कमरे के बाकी 3 लोग पहले ही जमीन पर पड़े थे। लेकिन सिर्फ उनकी ही नहीं बल्कि पूरे द्वीप की जान गई थी। जब सब कुछ शांत हो गया तो एला उस वीरान द्वीप पर अकेली रह गई। समुद्र के किनारे खड़ी होकर उसने खाली गांव और मृत द्वीपवासियों को देखा और आखिरकार उसे एहसास हुआ कि लालच में लिपटा यह द्वीप कभी अस्तित्व में ही नहीं आना चाहिए था। समुद्री हवा उसके गालों को छू रही थी, अपने साथ समुद्र की ताजगी और ठंडी राहत का एहसास ला रही थी। तो दोस्तों, आपको यह मूवी की कहानी कैसी लगी? अगर मजा आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में लिखकर बताइए कि आपको कौन सा सीन सबसे ज्यादा पसंद आया। और हाँ, अगर आपको और भी ऐसी मूवी की कहानियां देखनी हैं, तो हमारे चैनल पर बहुत सारी वीडियो पहले से मौजूद हैं। तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि अगली बार हम और भी जबरदस्त कहानियां लेकर आने वाले हैं।